नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पर। तो हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की मैथ को। अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 तक के सभी अध्याय को सविस्तार एक एक प्रश्न हल करके समाप्त कर लिया। तो अब हम प्रश्नावली 1.5 पे बढ़ने से पहले उसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं। यहाँ से एक बीज गणित का जो है नियम कुछ स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए इसको पढ़ने से पहले हम उन सारे नियमों पे अध्ययन कर लेते हैं जिससे कि हमें यह चैप्टर पढ़ने में कोई भी असुविधा ना हो। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब ये संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाएं मीन्स ऑपरेशन, यानी कि हम बहुत सारे ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे योग करना हुआ, जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, गुणा करना हुआ, भाग करना हुआ, ये सारी की सारी संक्रियाएं हैं। अब इन संक्रियाओं को समझने से पहले थोड़ा हम 3 नियम पर बात कर लेते हैं, जो गणित के 3 नियम मुख्य हैं। तो उनमें से पहला है, अब इन पे हम सविस्तार एक एक नियम पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला नियम है क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम क्या कहता है कि जैसे अगर हम 2 में 3 को जोड़ रहे हैं या 3 में 2 को जोड़े, क्रम का विनिमय कर दें, क्रम बदल दें। 2 में 3 को जोड़ा था, अब 3 में 2 को जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों बातें एक ही होती हैं। अर्थात यहाँ से हमारा जो उत्तर सेम आना चाहिए। तो अब यहाँ से आप चाहे 3 और 2 करिए 5 आएगा, चाहे 2 और 3 करिए 5 आएगा, 3 और 2 करिए तब भी 5 आएगा। यानी कि क्रम को पलटने पर भी अगर असर ना पड़े तो वही होता है क्रम विनिमय नियम। इसी प्रकार यह क्रम विनिमय नियम गुणा में भी लागू होता है। तो इसमें 2 गुणे 3 हम कर लें, ये बराबर आएगा 3 गुणे 2 के। तो अब इसको देखते हैं, क्या ये बराबर आना तो चाहिए क्रम विनिमय नियम के अनुसार। देखते हैं क्या आता है। 3 दूनी 6 या 3 दूनी 2 तिहाई 6 कह लीजिए या 3 दूना 6 कह लीजिए, दोनों तरफ से 6 आ रहा है। तो यह है जो क्रम विनिमय नियम है हमारा, यह केवल योग तथा गुणा पर लागू होता है। यहीं पे अगर माइनस कर रहे हैं, अगर अंतर निकाल रहे होते, तब अगर हम क्रम विनिमय निकालते तो यहाँ पे 2 में से 3 जाता तो -2 आता, और जबकि वहीं पे 3 में से अगर 2 घटाते तो इस तरीके से यहाँ पे +1 आता है। तो यह अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। यहाँ पे -1 आता और यहाँ से +1 आता। तो ये क्रम विनिमय नियम जो है वो ऋण पे यानी कि घटाव पे नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार भाग पे भी नहीं लगाया जा सकता। जैसे 1/2 है तो इसका उत्तर आएगा 0.5, और यही होता 2/1 तो इसका उत्तर आता 2 ही आता। तो यह इस पे भी उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, इन पे भी ये लागू नहीं होगा। तो आइए अब दूसरा नियम देखते हैं। यही था क्रम विनिमय नियम। दूसरा नियम क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम क्या कहता है? जैसे अगर किसी सवाल में लिखा है 2 प्लस अंडर रूट में ब्रैकेट में 3 + 4 लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 + 3 इसको बाहर लिख सकते हैं, या चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन्हीं को क्रम इधर उधर कर सकते हैं इनका। तो पहले चाहे इनको जोड़ के तब इनको जोड़ दें, या इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़ दें, या इन दोनों को जोड़कर इसको, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 + 1 मिनट, ये हुआ 2 + 4। इन सब का उत्तर सेम आने वाला है, यानी कि ये किसी को किसी के साथ भी रखकर अगर जोड़ दिया जाए तो ये उत्तर सेम आना चाहिए। अब जैसे इसका देखते हैं, 2 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 3 7, यहाँ से इसको ये आ गया अपना 7 2 9। यहाँ से देखते हैं कितना आता है, 3 2
5 ब्रैकेट सॉल्व हुआ, पीछे 4 था, ये यहाँ से भी ये 9 आया। इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 अपने जगह पे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 2 6, 6 3 9। आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। इसका मतलब यह सहचर नियम जो है वो योग पे सही है। अब गुणे पे देख लेते हैं। तो गुणे पे ऐसे कर देते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 4, इनको ब्रैकेट में रख लेते हैं, और इसी प्रकार 2 गुणे 3 इनको ब्रैकेट में रख के 4 को बाहर कर देते हैं, या 3 गुणे 2 गुणे 4 ऐसे लिख देते हैं। इनको देखते हैं, 2 एज इट इज रहा, गुणे 4 3 12, अब 12 दूनी 24, यहाँ से 24 उत्तर आया। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 3 दूनी 6, ये गुणा है, 3 दूनी 6 गुणे 4 ऐसे ही है, 6 चौक 24 यहाँ से आया। यहाँ से देखते हैं 3 ऐसे ही है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 3 24 यहाँ से भी। तो यह भी जो अपना सहचर नियम है यह योग एवं गुणनफल पर, गुणा पर यह सही है। और अगर हम इसको ऋण पर और उस पे लगाएंगे तो देख लेते हैं, जैसे 2 -3 -4 लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। और अगर हम इसी को देख लेते हैं, 2 -3 यहाँ पे ब्रैकेट लगा के -4 लिख देते हैं। तो अब इसको 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जब करवाएंगे हम तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 1 यहाँ से उत्तर आया 3 अपना, और यहाँ से कितना आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 2 में से 3 गए -1, और ये जो मल्टीप्लाई मतलब ये -4 है, यहाँ से -4, तो यहाँ से ये आ रहा है -5। तो इसका मतलब ये अंतर पे काम नहीं कर रही हैं। और गुणे भाग में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 3 पदों को सहचर किया जाए, तो ये अंतर एवं भाग पर भी ये काम करने वाली नहीं है। तो उम्मीद है ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए बढ़ते हैं, हमारा तीसरा नियम जो है वितरण नियम, या उसी को बंटन नियम कहते हैं। अब तीसरा नियम हमारा है वितरण नियम। वितरण नियम या इसी को बंटन नियम कहते हैं। अब बंटन नियम को समझने के लिए हम एक उदाहरण रख रहे हैं। तो ये बंटन या वितरण नियम क्या कहता है कि अगर यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, एकदम इजी संख्याएं इसलिए ले रहे हैं ताकि समझ में आए, कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। 3 + 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 गुणे 3 + 2 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। यानी कि इस 2 को हमने इन दोनों संख्याओं में बांट दिया, 3 को भी दे दिया और 4 को भी दे दिया। यहाँ से अगर हम हल करते हैं ब्रैकेट के रूल से, 2 ऐसे रहेगा, 4 3 7 आएगा, और 7 दूनी 14 यहाँ से मिल रहा है। अब अगर यह नियम सच है तो यहाँ से भी 14 मिलना चाहिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, 3 दूनी 6 + 4 दूनी 8 और 8 6 14, यानी कि यह सही है। तो बंटन या वितरण नियम यही कहता है कि अगर जैसे यहाँ पे प्लस है, ऐसे ये माइनस में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 है और इनटू यहाँ पे मान लीजिए 3 - 2 है, तो इस तरफ से अगर देखा जाए तो आना चाहिए 2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट को हल करेंगे 1, तो यहाँ से 2 आना चाहिए। और इस तरफ अगर इसको अलग अलग करके देखते हैं तो 3 दूनी, यहाँ से 2 गुणे 3 माइनस, और ये 2 गुणे 2। अब इसको हल करते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यहाँ से भी 2 आ रहा है। तो यह चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये सभी में काम करता है। अब अगर योग में कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें गुणे भी आ गया है, तो इस तरह से इसमें योग और ये सब का कोई विशेष महत्व तो है नहीं, ये सभी पे कार्य करता है। तो ये 3 नियम थे, एक क्रम विनिमय नियम, एक सहचर नियम, एक बंटन नियम। अब इन नियमों के आधार पर हम वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं लगा रहे हैं।
आपको पहले ही वीडियो में पता चल गया होगा, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से इन्हें हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक परिमेय थी और दूसरी हमारी अपरिमेय थी। पहली संख्या परिमेय थी और दूसरी अपरिमेय। तो अब आइए इन्हीं वास्तविक संख्याओं पे, दरअसल हम वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं न लगाकर इसके जो दोनों पार्ट हैं परिमेय और अपरिमेय, यही हमारे मेन फोकस पे रहेंगे, इन्हीं पे हम संक्रियाएं लगाएंगे। तो आइए चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको कायदे से डिस्कस करते हैं। तो अब इन वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं लगाने से पूर्व एक बात पे हम और बात कर लेते हैं। उससे पहले वो बात क्या है कि ये जो हमारी अभी हमने 3 नियम पढ़े, एक सहचर नियम, एक क्रम विनिमय नियम और एक वितरण या बंटन नियम। तो ये तीनों नियम क्या परिमेय और अपरिमेय, यानी कि पूरी वास्तविक संख्याओं, जो वास्तविक संख्याओं की दो कैटेगरी है परिमेय तथा अपरिमेय, क्या यह दोनों पे लागू होते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। तो उसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे परिमेय तथा अपरिमेय पर क्रम विनिमय सहचर्य तथा वितरण तीनों नियम लागू होते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पे सहचर, क्रम विनिमय और वितरण तीनों नियम लागू होते हैं। जो हमने इस क्रम विनिमय, सहचर तथा वितरण नियम को समझने के लिए जिन संख्याओं का सहारा हमने लिया उदाहरण देकर, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं थी। तो इससे तो कोई डाउट रहा नहीं कि वो परिमेय संख्याओं पे लागू नहीं होता, और अपरिमेय संख्याओं पर भी ये लागू होता है। तो इस पे आगे सवालों में आप खुद ब खुद देख लेंगे। तो अब संक्रियाएं लगाते हैं वास्तविक संख्याओं पर। तो वास्तविक संख्याओं पर जो हमारी परिमेय या अपरिमेय संख्याओं पे पहली संक्रिया लगती है, वो क्या कहती है कि दो अशून्य, यानी कि जो मतलब शून्य को छोड़कर दो अशून्य परिमेय संख्याएं, दो अशून्य परिमेय संख्याएं, यानी कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। पहले चैप्टर में ही पहला सवाल था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने इसको सिद्ध किया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कह रहा है दो अशून्य परिमेय संख्याएं, मतलब कि वो अशून्य होनी चाहिए। संख्याओं, सॉरी यहाँ पे संख्याओं लिख लीजिए, सेंटेंस अच्छा रहेगा। संख्याओं का अगर हम योग करें, दोनों को जोड़ें या अंतर निकालें, घटाएं या उनका गुणा करें, यानी कि गुणनफल निकालें या भागफल निकालें, यानी कि दो अशून्य अपरिमेय संख्याओं का गुणा करें या भाग करें या अंतर निकालें। योग, गुणा, अंतर, भाग, कुछ भी मतलब चारों क्रियाएं कर दें, अगर उस पर हम चारों संक्रियाएं लगाएं तो उससे जो नई संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि अगर दो परिमेय संख्याएं, जैसे 2 और 3 को जोड़ने से 5 प्राप्त होगी, तो 5 एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि एक जो नई संख्या प्राप्त हो रही, दो अशून्य परिमेय संख्याएं, अगर योग किया जाए या अंतर लिया जाए उनका, या गुणनफल किया जाए या भागफल किया जाए, तो इनसे जो प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय, वह भी एक, यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक परिमेय संख्या होगा। दो अशून्य परिमेय, अब अशून्य, शून्य को क्यों नहीं लिया जा सकता? योग के नियम में तो ठीक है, योग में शून्य चल जाएगा,
अंतर में भी शून्य चल जाएगा, गुणन में शून्य चलेगा, किंतु यहाँ पे भाग में ये नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे अशून्य को अगर हटा रहे हैं तो ये भाग के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि अगर भाग के हर में आ गया, अगर ऊपर आता है अंश में शून्य आता है तब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हर में भाग आ गया तो वहाँ पे फिर वह अनंत बन जाएगा, और अनंत परिमेय संख्या की श्रेणी में वो क्या अनंत किसी की भी श्रेणी में नहीं आता। तो इसीलिए इसमें यह कहना पड़ रहा है कि अशून्य संख्याओं पर ये संक्रियाएं लागू होती हैं, किंतु योग, अंतर और गुणनफल शून्य पर भी लागू होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, किंतु योग, अंतर तथा गुणनफल में शून्य शामिल हो सकता है। तो ये रही सिंपल सी बात। अगर एक वर्ड में कहना चाहें कि अगर हम यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, घटाते हैं तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, गुणा करते हैं तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, भाग करते हैं तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसको आप शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, परिमेय प्लस परिमेय, यहाँ से परिमेय ही मिलेगी। दूसरी बात, अगर परिमेय में से यहीं पे लिख देते हैं, परिमेय में चाहे जोड़ें या घटाएं परिमेय मिलेगी, परिमेय का गुणा करें परिमेय में तो परिमेय मिलेगी, और यदि परिमेय में यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं अशून्य परिमेय, यानी कि जो परिमेय संख्या है उसमें अशून्य परिमेय से भाग करना होगा। ये कुछ भी हो चलेगा, यहाँ पे शून्य भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अशून्य परिमेय हो तभी यह परिमेय होगा। तो इसको हम इतनी सी बात पूरी ना समझकर, अगर हमें पूरी ना समझ में आई हो तो इतनी सी बात भी अगर हमारे दिमाग में रहती है तो हम इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये रही हमारी पहली संक्रिया। अब दूसरी संक्रिया पे बात करते हैं। दूसरा ऑपरेशन हम इन वास्तविक संख्याओं पे लगाते हैं। अब यहाँ से दूसरी संक्रिया क्या कहती है? दूसरी संक्रिया यह कहती है कि अगर दो अपरिमेय, अभी तक तो हमने परिमेय पे लगाया ऑपरेशन, तो अगर दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अंतर गुणनफल तथा भागफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल सदैव ना तो परिमेय, यहाँ पे लिखते हैं, इधर दिख नहीं रहा होगा, ना तो परिमेय ना ही सदैव अपरिमेय होते हैं। अभी तक पहली संक्रिया में क्या था कि अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो सदैव परिमेय ही आ रही थी, उनमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी जब वो अपरिमेय आ रही थी। एक थी वो जीरो वाली, वो उसको भी हम अपरिमेय नहीं कह सकते थे क्योंकि वो परिमेय और अपरिमेय दोनों की कैटेगरी से बाहर थी, वो एक अपरिभाषित रूप था उसका। तो यहाँ पे अगर दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल निकाला जाए, अंतर निकाला जाए, गुणनफल या भागफल, तो कोई पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो परिमेय आएगी या अपरिमेय आएगी, वो दोनों आ सकती है।
तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि ये ऐसा लिख सकते हैं आप इसको परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय प्लस अपरिमेय। अब अच्छा, इस वाली आप दोनों अलग अलग संख्या हैं, ये कोई दूसरी अपरिमेय संख्या होगी, ये कोई अगली। अब आप अगर सोच रहे हो कि इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तब शायद रिजल्ट में कुछ चेंजिंग आ जाए, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि ये दोनों जो हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों की दोनों ही, जो इसके पहले हमने 3 नियम बताए थे, साहचर्य, क्रम विनिमय और वितरण नियम, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों इन तीनों नियमों का पालन करती हैं। तो आप चाहे इनको इधर कर दें, इस वाली संख्या को इधर और इसको इधर कर दें, तब भी इस पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे परिमेय भी आ सकती है, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। योग या अंतर, और इसी तरह से गुणनफल में भी हम गुणनफल या भागफल, तो यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए, काहे कोई छूटे। अपरिमेय का चाहे हम गुणा कराएं चाहे भाग दें, किससे? अपरिमेय से। ये कोई फिक्स नहीं होगा, परिमेय भी आ सकता है और ये अपरिमेय भी हो सकता है। यह परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इतना ही याद रहे, चाहे ऊपर वाला याद रहे चाहे नीचे वाला, कोई भी एक याद रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा। अब चलिए तीसरी संक्रिया लगाते हैं। तो तीसरा ऑपरेशन जब लगाते हैं, तीसरा ऑपरेशन क्या कहता है? अब परिमेय परिमेय अपरिमेय अपरिमेय पे तो लग चुका, अब हम उनमें से एक परिमेय और एक अपरिमेय लेके देखते हैं। तो ये क्या कहता है? एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़ने, घटाने या घटाने, जोड़ने या घटाने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब इस बात की पुष्टि कैसे करें? यानी कि अगर यहाँ से हम इसको भी शॉर्टकट में लिख लेते हैं, यानी कि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, उस पर अगर हम योग और अंतर ये ऑपरेशन लगाते हैं, और एक अपरिमेय है, यहाँ से एक अपरिमेय है, अगर इन पे हम ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ से हमेशा अपरिमेय ही मिलेगी। अब इसको चाहे इधर कर ले चाहे इधर, क्योंकि दोनों ही तीनों नियमों का पालन करती हैं, तो इन्हें तीनों नियमों पे इधर उधर किया जा सकता है। तो ये चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय पहले हो, ये सभी, यानी कि एक परिमेय संख्या में अगर एक अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए, चाहे एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ी जाए, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही आने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है, प्लस √2 लिखा हुआ है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका योग अपरिमेय आने वाला है। अगर इसी को अगर हम दूसरे भाषा में देखें तो मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, प्लस ये आपको अगर चाहे ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम 1 पॉइंट या 0 पॉइंट ले लेते हैं, 0.10 फिर 00, मतलब एक लिख के 1 0, 1 00, 1 000, 1 4 टाइम 0, ऐसे ही अगर ले जाएं तो ये तो हमें एकदम पक्का है कि ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसमें एक ऐड भी करते हैं तो एक को कैसा लिख सकते हैं? एक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.00000 ऐसे इनफाइनाइट बार, प्लस इसको लिखेंगे 0.10 और इसको लिखेंगे फिर
मतलब हालांकि 10 नहीं पढ़ा जाता, ये पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे ये 3 बार 0, 1 लिख के 4 बार 0, ऐसे ही ये भी आता जाएगा। अब जोड़ने के लिए, दशमलव को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दशमलव की संख्याओं के इधर वाली संख्याओं को इधर से जोड़ते हैं, उधर की उधर से। तो इधर जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 0 में ये जोड़ेंगे जब, तो यही पूरा मिलने वाला है। तो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 4 टाइम 0, ये ऐसे ही आता चला जाएगा। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या ही है। तो अब ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं तो इधर उधर हम इनको कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये सिद्ध हो गया कि ये जो है परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, चाहे अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, परिणाम जो आने वाला है, वह अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ से ये तीसरी संक्रिया समाप्त हो जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, चौथी संक्रिया पे। अब ये जो चौथी संक्रिया है, वास्तव में ये एक संक्रिया अलग से नहीं है, ये तीसरी का ही एक पार्ट हमने अलग से थोड़ा बता दिया है, जिससे दोनों में जो असमानता है वह नजर आए। तो इसमें क्या कहता है, एक अशून्य, यानी कि जो परिमेय जो संख्या शून्य ना हो वह अशून्य होती है। एक अशून्य परिमेय संख्या लें। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन उसे हमें नहीं लेना है। शून्य को छोड़कर एक परिमेय संख्या लें और उसे एक अशून्य परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब अशून्य मतलब शून्य को क्यों नहीं लिया गया? अब शून्य इस संक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। अगर हम जैसे लेते हैं एक परिमेय संख्या को शून्य ले लेते हैं और कह रहा है गुणे में अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं, तो यह शून्य आ जाएगा, जो कि एक परिमेय हो जाता है। तो यहाँ से इसको भी एक नियम के तौर पे लिख सकते हैं कि शून्य से अगर किसी भी परिमेय या अपरिमेय संख्या में गुणा कर दें तो वह एक परिमेय संख्या, यानी कि शून्य ही आ जाता है, तो वह भी एक परिमेय संख्या ही कहलाएगा। घुमा फिरा के कोई पूछे तो बता सकते हैं आप। अब उसके बाद अगर इसे भाग दिया जाए तो अगर 0 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तब तो यह परिमेय आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, परिमेय आ जाएगा। और अगर 1 में 0 से भाग देते हैं तो ये इनफाइनाइट, यानी कि ये एक इनफाइनाइट भी दरअसल हम इसको ना कह के एक अपरिभाषित मान कहते हैं। अपरिभाषित मान, यह एक अपरिभाषित मान है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से एक ये अपरिभाषित मान देता है, तो इसलिए शून्य को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। बाकी कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए यही पुराना वाला उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें किसमें, 0.10 1 0 1 0 1 0 और इसी प्रकार से और भी, तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, यहीं से मान लीजिए हम करना शुरू कर रहे हैं, तो 2 0 0 0 फिर 2 आएगा, फिर 0 0 फिर 2 आएगा, फिर 0.0 ये आएगा। तो यह भी यहाँ पे 0 तब पॉइंट आएगा, तो ये भी ऐसे ही इनफाइनाइट जाएगी। तो यह भी बेसिकली एक अपरिमेय संख्या ही है। तो यहाँ से यह संक्रिया समाप्त होती। इतनी सी संक्रियाएं इस पे लगती हैं। तो अब ये संक्रियाएं समाप्त हो गई। अब आइए इसके एक पार्ट पे और चर्चा करते हैं। अब इस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें हमको याद रखना होगा। तो पहली चीज़ क्या है, अगर कहीं हमें अंडर रूट में ए बी लिखा मिल जाए तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ए और अंडर रूट बी, यहाँ पे बीच में इनटू का साइन आएगा। और अगर हमें यही
ए बाहर मिल जाता है और अंडर रूट में बी मिल जाता है। अगर हम इसको पूरा अंडर रूट में करना चाहें तो ये अंदर ए जाकर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम ए स्क्वायर इंटू बी भी लिख सकते हैं। तीसरी पे बात करते हैं, अगर ए अपान बी ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम अंडर रूट ए अपान बी अंडर रूट बी लिख सकते हैं। ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों तरफ से सही है। अगर अंडर रूट ए भी लिखा हुआ है तो उसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा हुआ है तो उसे अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं। वैसे ही इन सभी में हम यह नियम लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, ये तो तीनों एक कैटेगरी हुई। अब अगर कोई संख्या मान लीजिए ए लिखी हुई है और उस पर एक घात एक्स लगी हुई है और वहीं पे बगल में बी लिखा हुआ है और उस पर भी एक घात एक्स, यानी कि अगर दो संख्याएं अलग अलग हैं, अगर उन पे घात समान है तो उनको हम एक ही ब्रैकेट में पहले गुणा करके उस पर सेम घात लगा सकते हैं। इस बात की अगर पुष्टि करनी हो तो ऐसे देख लीजिए, 2 की पावर 2 लिखी हुई है, यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखी हुई है, दोनों की घात समान है तो हम इसको क्या करते हैं 2 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ से हम हल करेंगे, ये आएगा 4 और इसको हल करेंगे 3 त्रिक का 9, 9 4 13 ये आया। 1 मिनट, वो 9 चौक 36 आया, ये इंटू का साइन है, 9 चौक 36 आया है। यहाँ से करते हैं 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर ये भी 36 आता है। तो यानी कि इनको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात, अगर a की पावर x लिखा हुआ है और a की ही पावर इंटू है, यहाँ पे a की ही पावर y लिखा हुआ है और यानी कि आधार सेम है और घात अलग अलग है। यहाँ पे क्या था, घात सेम थी और आधार अलग अलग था। अगर घात सेम है आधार अलग अलग है तो हम पहले आधार का गुणा करके उस पर घात लगा सकते हैं होते। इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो आइए देखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम यहाँ से इसको मिटाते हैं भी। इसको अगर मिटा दें तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x इंटू वाई, एक्स और y का हम यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करा देते हैं। किंतु जो ये होता है a की पावर x की पावर y, इसको हम ऐसा इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर y। यहाँ पे x और y का गुणा हो रहा था, यहाँ x की पावर y है। अगर एक सवाल से समझे इसको तो हम इसको 2 की पावर अगर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर इसको समझना चाहें तो ये 2 की पावर 2 और ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2 और इन पावर का मल्टीप्लाई यानी कि 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ से इसका उत्तर आएगा। और इसका यहाँ पे हालांकि 2 और 2 का गुणा 4 ही आ रहा है तो यहाँ भी सेम ही आ जाएगा, लेकिन बस इसका यही एक कंडीशन में ऐसा उत्तर होगा। अगर यहीं पे अगर 3 होता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम, यहाँ पे 3 है तो ये क्या होता 6, इस पे 6 घात होती तो 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 1 ना होकर यहाँ पे 64 आ जाता। और यहाँ पे अगर 3 घात होती तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला था, सिंपली यहाँ पे तो 2 की पावर 6 ही आया था और यहाँ पे इसको हम 2 की पावर 2 का क्यूब यानी कि 2 की पावर 8 लिखेंगे। अब 2 की पावर 8 निकाल सकते हैं, यहाँ से 512 आएगा। तो देख सकते हैं उत्तर दोनों का डिफरेंट आता है। तो कतई भी ये बात मत समझिए a की पावर x की पावर y और a की पावर x ये साइड में अगर ब्रैकेट में y लगा है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अगली प्रश्नावली 1.5 पर हम अगले वीडियो में सविस्तार डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।